तो एस्पिरेंट वेलकम यू ऑल। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने जो थर्ड टॉपिक है हमारा, दैट इज़ द फ्रॉग वाला स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। उसका फ्रॉग वाला पोर्शन जो है वो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली थी, जैसे कि उसकी मॉर्फोलॉजी वगैरह हमने ये पूरी कंप्लीट कर ली थी। और एनाटॉमी वाला पार्ट जो है उसको भी स्टार्ट कर दिया था। और एनाटॉमी जो है इसके अंदर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम जो था उसको पूरा का पूरा फिनिश कर लिया था। और आज की जो क्लास है उसमें मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और आज की ही क्लास जो है इसके दौरान मैं इस फ्रॉग वाले टॉपिक जो है इसको भी कंप्लीट कर दूंगी। तो आप जो है पहले जो है फ्रॉग की फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, इसके बाद ये देखिएगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा ज़्यादा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कल वाली क्लास में हो चुकी थी, तो आप वहाँ तक देख के आइए, उसके बाद इस लेक्चर को अटेंड करिएगा। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो जब फ्रॉग जो होता है लैंड पे रहता है तो लैंड पे वो बहुत सारे तरीके से रेस्पिरेशन कर सकता है। पहला रेस्पिरेशन वो कर सकता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस का मतलब होता है कि स्किन के थ्रू, मतलब अगर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहा है तो उसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो पहला लैंड पे वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर सकता है। दूसरा पल्मोनरी वर्ड होता है लंग्स के लिए, तो वो लंग्स से भी रेस्पिरेशन कर सकता है। और तीसरा उसकी जो बक्को फेरेंजियल कैविटी होती है, मतलब बक्कल कैविटी होता है उसका, उससे भी वो क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है, अगर वो लैंड पे है तब। मतलब मैं लैंड का बात बता रही हूँ अभी। इसके बाद अगर वो पानी के अंदर है या एस्टिवेशन कर रहा है, यानी कि समर स्लीप या हाइबरनेशन में है, मतलब कि विंटर स्लीप में है, तो या तो पानी में है या एस्टिवेशन या हाइबरनेशन, इन तीनों कंडीशन के दौरान वो उसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं दैट इज मॉइस्ट स्किन जो होती है उससे रेस्पिरेशन करना। तीसरा जो है, अगर उसकी टैडपोल जो होती है लार्वा फ्रॉग की लार्वा को हम क्या कहते हैं, टैडपोल कहते हैं। तो अगर वो टैडपोल स्टेज में है, लार्वल स्टेज में है, तो उसके अंदर जो रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलती है, पहली तो क्यूटेनियस वाली होगी, जो कि स्किन, मतलब अगर हम क्यूटेनियस की बात कर ले तो वो तीनों तरह की, अगर वो लैंड पे है तब भी उसमें क्यूटेनियस देखने को मिलेगा, पानी के अंदर है तब भी वहाँ पे क्यूटेनियस देखने को मिलेगा, और अगर टैडपोल लार्वल स्टेज में है तब भी वहाँ पे क्यूटेनियस हमें देखने को मिलेगा। लेकिन टैडपोल वाले जो है इसके अंदर एक और है, दैट इज मोस्ट। तो टैडपोल वाला जो स्टेज होता है इसमें हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, गिल्स के थ्रू जो होता है इसमें रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलेगा। अब हम इसकी लंग्स जो है इसके ऊपर कुछ बातें कर लेते हैं। इसकी लंग्स भी हमारे तरह वन पेयर होगी और इसकी लंग्स जो होती है वो थोड़ी सी इलोंगेटेड होती है, लंबी लंबी, और पिंक कलर की इसकी लंग्स होती है। इसके बाद ये सैक लाइक होता है, थैले जैसा। और अपर पार्ट जो होता है ट्रंक रीजन, यानी कि इसकी जो थोरेक्स वाले रीजन है, दो ही पार्ट होता है, एक होता है थोरेक्स और दूसरा होता है इसका ट्रंक वाला पार्ट, मतलब एक होता है इसका हेड और दूसरा होता है इसका ट्रंक। तो इसकी जो थोरेक्स वाली ट्रंक वाली रीजन होती है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, दैट इज द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन, वहाँ पे हमें ये लंग्स देखने को मिलेगा। और जो एयर होता है ये इंटर करता है इसके नॉस्ट्रिल, जो कि मतलब नॉस्ट्रिल से, जो कि माउथ के ऊपर वाला जो दो स्पेस होता है वहाँ से। तो नॉस्ट्रिल से इसकी बकल कैविटी जो होता है वहाँ पे एयर आता है, उसके बाद जाता है इसके लंग्स में, इसीलिए कहते हैं इसको हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। हमारे केस में क्या होता है, निगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन होता है, लेकिन जो फ्रॉग होता है इसके केस में पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है। और ये एक पीवाईक्यूज और ये जो है एक पीवाईक्यूज है कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो है हमें किसके केस में देखने को मिलता है, तो वो फ्रॉग के केस में हमें देखने को मिलता है। अब जो है हम तीसरी सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर ले तो इसमें क्लोज टाइप की सर्कुलेशन हमें देखने को मिलती है। और हर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर ले, मतलब मैंने आपको बताया था कि इसकी जो एनाटॉमी में अगर जितनी भी सिस्टम की बात कर ले वो लगभग हमारी तरह होता है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले अगर सर्कुलेटरी सिस्टम है तो उसमें ब्लड वैस्कुलर सिस्टम हमें देखने को मिलेगा, जिस ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लड होगा, हार्ट होगा और ब्लड वेसल्स हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है दूसरा सिस्टम होता है इसके अंदर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और तीसरा होता है दैट इज द लिम्फेटिक सिस्टम। इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ और लिम्फ की वेसल्स हमें देखने को मिलेगी। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में जो ब्लड था हमारा, अब ब्लड के अंदर जो है देखने को मिलता है हमारे केस में भी प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। तो प्लाज्मा जो है वो होगा, और ब्लड सेल्स जो होता है, ब्लड सेल में जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। और इसकी जो हार्ट होती है वो 3 चैम्बर्ड की होती है, जिसमें हमारी जो होती है हार्ट वो 4 चैम्बर होती है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। लेकिन यहाँ पे जो हार्ट होती है इसकी 3 चैम्बर वाली होती है, इसमें एट्रिया तो 2 होता है लेकिन वेंट्रिकल एक ही होता है, ठीक है।
उसके बाद जो ब्लड सेल्स होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये मैंने बता ही दिया आपको। इसकी जो आरबीसी होती है, इसमें याद रखना है कि हमारी जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो है आरबीसी न्यूक्लिएटेड वाली आरबीसी होगी और हीमोग्लोबिन सेम हमारी तरह इसमें भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद इसकी हार्ट की बात करें तो हार्ट में दो एडिशनल मतलब तीन चैम्बर तो ऑलरेडी था, दैट इज दी दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल तो था ही, लेकिन इसमें एक और जो दो एडिशनल चैम्बर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं साइनस विनोसस और दूसरा होता है ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ठीक है, तो दो नाम अच्छे से याद रखना है हमें कि दो एडिशनल चैम्बर प्रेजेंट होता है इसमें जिसको कहते हैं साइनस वेनोसस और दूसरा होता है ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ठीक है, अब हम हिपैटिक पोर्टल और रीनल पोर्टल को देख लेते हैं जो कि इसमें दे रखा है। हिपैटिक पोर्टल का मतलब होता है, हिपैटिक का मतलब होता है बेसिकली लिवर। लिवर को हम हिपैटिक वर्ड से डिनोट करते हैं। तो अगर लिवर मतलब इंटेस्टाइन से जो भी चीज़ें अगर लिवर तक आ रही है, मतलब इसमें क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है बेसिकली फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू लिवर, तो ये हिपैटिक पोर्टल है क्योंकि इसमें लिवर इन्वॉल्व रहता है, इंटेस्टाइन से लिवर की तरफ फ्लो। और दूसरा होता है दैट इज द रीनल पोर्टल सिस्टम। और रीनल जो है, रीनल वर्ड यूज होता है किडनी के लिए, हिपैटिक होता है लिवर के लिए और रीनल यूज होता है दैट इज द किडनी के लिए। तो लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो होता है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर ले या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट की बात कर ले, नाइट्रोजनस वाली ब्लड जो होगी वो आती है हमारी दैट इज द किडनीज के अंदर। तो इसमें रीनल जो है यानी कि किडनी इन्वॉल्व होती है, इसलिए इसको रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं और इसको हिपैटिक पोर्टल क्योंकि इसमें लिवर इन्वॉल्व रहता है। इंटेस्टिन से लिवर तो हिपैटिक पोर्टल और रीनल सिस्टम में लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है उससे किडनीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब जो है हम सर्कुलेटरी पाथवे जो है उसको हम देख लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ब्लड आएगा दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लोअर पार्ट से आता है, दैट इज द फ्रॉम द इस साइनस वेनोसस वाला पार्ट जो होता है ये एक ट्रायंगुलर पार्ट है जो कि मैंने एडिशनल चैम्बर बताया आपको। ये एक तरह का एडिशनल चैम्बर होता है, ट्रायंगुलर होता है और ये खुलता कहाँ है, राइट एट्रियम जो होता है, ये वाला राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और ये वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है दैट इज द साइनस वेनोसस जो कि एडिशनल चैम्बर है। ये खुलता कहाँ है, राइट एट्रियम में जाके खुलता है यहाँ पे, और ये रिसीव करता है मतलब राइट एट्रियम जो होता है ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू वेन्स। मतलब इसकी जो वेन्स होती है जो नीचे से ब्लड को लाती है उसको हम कहते हैं वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। यहाँ से क्या होता है, ब्लड जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी तरह सेम जो राइट एट्रियम में ब्लड लाता है दैट इज द वेना केवा से राइट एट्रियम ब्लड लाता है। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल चैम्बर जो है जो इन्वॉल्व रहता है इसमें दैट इज साइनस वेनोसस होता है और यही जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है फ्रॉम द बॉडी थ्रू वेन्स या वेना केवा। ठीक है, तो राइट एट्रियम में ब्लड आ चुका है। अब यहाँ पे से राइट एट्रियम वाला ब्लड यहाँ आएगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से राइट एट्रियम वाला ब्लड जो है यहाँ पे आ रहा है और दूसरा ये लेफ्ट एट्रियम जो है यहाँ से भी ब्लड यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब ये दोनों ब्लड जो है यहाँ पे मिक्स्ड हो गया है, मिक्स्ड ब्लड हो गया है यहाँ पे इस वेंट्रिकल के अंदर। तो वेंट्रिकल से जो होता है स्टार्ट होता है एक और चैम्बर जो मैंने एडिशनल चैम्बर बताया है दैट इज दूसरा होता है कोनस आर्टेरियोसिस या जिसको हम ट्रंकस आर्टेरियोसिस भी कहते हैं। ये वेंट्रल साइड में होता है, हार्ट के वेंट्रल साइड में होता है और वेंट्रिकल्स जो होता है ओपन्स इनटू इट, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो इसमें खुलते हैं। मतलब अब यहाँ पे मिक्स ब्लड जो हो गया वो यहाँ से ट्रंकस आर्टेरियोसिस जो होता है इससे बाहर जो है ट्रंकस आर्टेरियोसिस से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये थी इसकी सर्कुलेटरी पाथवे। अब जो है उसके बाद और दूसरे सिस्टम की बात कर ले तो हमारा बचता है दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात कर ले तो इसमें हमारी न्यूरल सिस्टम भी इन्वॉल्व रहती है और इंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व रहती है। इंडोक्राइन का मतलब होता है हॉर्मोन्स वाला, और जैसा हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे कि इसमें बेसिकली ये सब सारी एक एक पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी आपको क्योंकि हमें यहाँ पे पढ़ना है, इसलिए बेसिकली जो है ये सब इसके ऊपर चैप्टर्स हैं तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत वर्ड जो है उसको हम जान लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व रहता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में और इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है इसमें बहुत सारे तरह के ग्लैंड होते हैं, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, इस सब तरह के ग्लैंड जो होता है वो इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और जो हमारी नर्वस सिस्टम होती है, नर्वस सिस्टम के अंदर एक पहली आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको CNS कहते हैं, दूसरी आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या PNS, उसके बाद आती है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम जिसको हम ANS कहते हैं। ठीक है, तो फुल फॉर्म याद होना चाहिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है सेम हमारी तरह इसमें डिवाइडेड होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। इसकी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है इसमें आता है क्रेनियल नर्व जो कि 10 पेयर होती है और स्पाइनल नर्व, और तीसरा होता है दैट इज द ANS। ANS जो होता है इसके अंदर आता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो ये थी नर्वस सिस्टम की पार्ट्स।
अब जो है हम ब्रेन वाली पार्ट जो है इसको कवर कर लेते हैं। इसकी ब्रेन में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले सेम हमारी तरह क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये क्रेनियाटा होता है, मतलब इसकी जो ब्रेन होती है वो क्रेनियम जो होता है, ब्रेन बॉक्स, इससे कवर्ड रहती है। जैसे हमारी क्रेनियम से कवर्ड रहती है ब्रेन बॉक्स से, इससे ही इसकी जो ब्रेन होती है वो भी कवर्ड रहती है क्रेनियम से। अब इसके अंदर भी फोर ब्रेन आएगा, मिड ब्रेन आएगा और हाइंड ब्रेन आएगा, सेम हमारी तरह, लेकिन कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेगी। इसकी जो फोर ब्रेन होती है इसमें आता है पहला पार्ट ऑल्फैक्टरी लोब्स होगा, दूसरा होगा डायनसिफेलॉन जो कि अनपेयर्ड होगा, और ये याद रखना है कि पेयर्ड कौन सा है, अनपेयर्ड कौन सा है। ऑल्फैक्टरी लोब्स होगा, डायनसिफेलॉन होता है जो कि अनपेयर्ड होता है, और तीसरा होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो कि पेयर्ड होगा। दूसरा आता है हमारा मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन जो होता है इसके अंदर ऑप्टिक लोब्स आते हैं जो कि वन पेयर होगा। और तीसरा आता है हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के अंदर आता है सेरेबेलम और मेड्यूला। इसके बाद हम फिफ्थ टॉपिक की बात कर ले तो हमारे पास आता है सेंस ऑर्गन। अब इसमें क्या क्या सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं वो देखने को मिलेगा। अगर सबसे पहले हम इसकी टेस्ट की बात कर ले तो टेस्ट के लिए इसमें हमारी तरह सेम टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है, TASTE। तो टेस्ट बर्ड जो होता है सेम हमारी तरह इसमें प्रेजेंट होता है। ऑर्गन ऑफ टच जो होता है इसमें सेंसरी पेपिला प्रेजेंट होता है। स्मेल जो होता है इसके लिए नेजल एपिथेलियम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। विजन देखने के लिए जो है इसमें आइज होता है, और सिंपल आइज यहाँ पे होगा। इसके केस में कॉकरोच में कंपाउंड आइज भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे सिंपल आइज देखने को मिलेगा हमारे तरह। और हियर सुनने के लिए जो होता है इसमें एक्सटर्नल ईयर पिन्ना एब्सेंट होता है, टिम्पैनम प्रेजेंट होता है विथ इंटरनल ईयर, मतलब इंटरनल ईयर के साथ साथ इसमें टिम्पैनम भी प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया। और जो ईयर होता है इसकी दो फंक्शन होती है, पहली हियरिंग होगी, मतलब पहली फंक्शन प्राइम फंक्शन इसकी बॉडी बैलेंस होती है अगर हम ईयर की बात करें, दूसरी फंक्शन होती है हियरिंग। तो इसकी दो फंक्शन की बातें करी गई है, दैट इज द हियरिंग एंड द बॉडी बैलेंस। इसके बाद आइज जो होती है इसकी वन पेयर होगी, दो होगी, स्फेरिकल होती है, और इन द ऑर्बिट्स ऑफ द स्कल, स्कल की जो ऑर्बिट होती है उसमें होती है प्रेजेंट, जैसे हमारे में होता है, और इसकी सिंपल आइज होती है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी सिक्स्थ टॉपिक के ऊपर बात कर ले। सिक्स्थ टॉपिक जो है दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम है। जो इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट इन्वॉल्व रहते हैं, दैट इज द आएगा यूरिया जो कि एडल्ट फ्रॉग जो है इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होगा। और अमोनिया जो होता है इसका टैडपोल जो होता है लार्वल स्टेज उसमें हमें देखने को मिलता है अमोनिया, इसका नाइट्रोजनस वेस्ट, और एडल्ट फ्रॉग जो होता है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यूरिया। ठीक है, अब जो है इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले ये होता है हमारा किडनी, ये किडनी है, और किडनी के इधर अंदर दिख रहा है हमें एड्रिनल ग्लैंड जो कि एक तरह का इंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, इसके बाद ये वाली किडनी है और वन पेयर होता है। किडनी का मेन फंक्शन होता है यूरिन की फॉर्मेशन में। किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है फैट बॉडीज, ठीक है, दोनों साइड में। इसके बाद यहाँ से निकलने वाला पाइप जैसा होता है दैट इज द यूरेटर होता है, जिसको हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो होता है हमें, और ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो होता है वो सिर्फ मेल्स के केस में देखने को मिलता है, क्योंकि क्योंकि यहाँ से यूरिन भी निकलता है, और जेनाइटल डक्ट यानी कि यहाँ से स्पर्म भी हमें देखने को मिलेगा, इसलिए इसको हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं, जो कि सिर्फ मेल फ्रॉग्स में हमें देखने को मिलेगा। ये चीज़ें मतलब मेल फ्रॉग के केस में ही यूरिनोजेनाइटल का काम करता है यूरेटर, फीमेल्स के केस में नहीं, फीमेल्स के केस में सिर्फ यूरिन पास आउट होगा वहाँ से। ठीक है, अब ये जो यूरेटर वाला है यहाँ से यूरिन आएगा और ये आएगा इस वाले चैम्बर में। उसके बाद यहाँ जो है रेक्टम जो होता है ये भी यहाँ ओपन हो रहा है। तीसरा यूरिनरी ब्लैडर जो है ये भी यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन हो रही है। रेक्टम जो होता है यहाँ से फीसेस आएगा, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है यहाँ से जो है दैट इज यूरिन आएगा, और यहाँ से तो यूरिन आ ही रहा है। इसके बाद जो होता है यहाँ से ये सब सारी चीज़ें एक चैम्बर में खुलती है जिसको कहते हैं क्लोएका। क्लोएका उसके बाद जो है ये यहाँ से सारी चीज़ें निकल जाती है एक पोर से जिसको कहते हैं क्लोएकल एपर्चर। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये वेंट्रल साइड में होता है रेक्टम के, और ये खुल जाता है क्लोएका के अंदर, और ये पतली सी वॉल्ड की रहती है, दैट इज थिन वॉल्ड रहती है। इसके बाद हम बात कर ले किडनीज की, तो किडनीज जो होती है इसकी कॉम्पैक्ट रहेगी, डार्क रेड कलर की होती है जैसे हमारी होती है, बीन शेप्ड की होगी जैसा हमारे केस में होती है, पोस्चरली प्रेजेंट होता है पीछे के साइड में ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जैसे हमारे केस में होता है वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स में, वैसे ही यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। इसमें यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स हमें देखने को मिलता है। सबसे आखिरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि 7th नंबर है, दैट इज रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, और इसमें भी सबसे पहली टॉपिक है दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। पहले इसकी हम जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो देखे थे वो सब चीज़ें फिर से देख लेते हैं। ये वाली इसकी हो जाती है किडनी। इसके बाद इस किडनी के अंदर हमें देखने को मिला था दैट इज एड्रीनल ग्लैंड वगैरह। ऊपर जो है इसके अंदर फैट बॉडीज और ये यूरेटर खुलेगा, सब चीज़ें क्लोएका में क्लोएकल अपर्चर से बाहर पास आउट। लेकिन अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर फैट बॉडीज है, उसके मतलब किडनीज के जस्ट ऊपर जो है सिचुएटेड रहता है टेस्टिस। टेस्टिस क्या होगा, वन पेयर होगा और ये ओवॉइड होगा, ओवल शेप का होगा और येलो इन कलर होता है। ये अधीयर्ड रहता है टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी थ्रू मिजोरकियम। ये जो टेस्टिस रहता है इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी रहती है जिसको हम मिजोरकियम कहते हैं। तो टेस्टिस जो होता है ये लगा हुआ रहता है, इस किडनी से अटैच रहता है इसी मिजोरकियम से, ठीक है, दोनों साइड में। और मिजोरकियम एक डबल फोल्ड होता है पेरिटोनियम का। इसके बाद जो है ये टेस्टिस से निकलने वाले जो कैनाल होते हैं इसको हम बीडर्स कैनाल कहते हैं, जो कि कनेक्टेड रहता है विद यूरिनोजेनिटल डक्ट से, यानी कि यूरेटर जो होता है उससे जाके ये कनेक्ट हो जाता है ये बीडर्स कैनाल और कम्स आउट ऑफ द किडनी। मतलब किडनी से बाहर निकलने वाला जो कैनाल होता है वो यही होता है बीडर्स कैनाल। और ये खुल जाता है कहाँ पे, दैट इज द क्लोएका के अंदर खुल जाता है, ठीक है। यहाँ से भी सेम चीज़ें। और यहाँ पे जो देखो ये वाली बीडर्स कैनाल है, उसके बाद जो ये यहाँ पे खुल रही है, मतलब ये वाली बीडर्स कैनाल है और ये खुल रही है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया जो होता है ये 10 से 12 होगा इन नंबर और ये अराइज होता है फ्रॉम द टेस्टिस से जस्ट निकलने वाली होती है वासा इफ्रेंशिया। और ये इंटर कर जाता है इनटू द किडनीज फ्रॉम देयर साइड्स, मतलब साइड से ये किडनी के अंदर इंटर कर जाता है और खुल जाता है ये भी बीडर्स कैनाल के अंदर खुल जाता है। मतलब सॉरी, सबसे पहले हम बात कर ली थी टेस्टिस, उसके बाद वासा इफ्रेंशिया, उसके बाद आता है बीडर्स कैनाल। तो बीडर्स कैनाल उसके बाद और ये बीडर्स कैनाल जाके खुल जाता है हमारे दैट इज द क्लोएका के अंदर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये वाली थी हमारी यूरेटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जाके खुलेगी। नीचे थी हमारी दैट इज द यूरिनरी ब्लैडर और ये थी इसकी क्लोएकल अपर्चर जो कि एक्सपेल करता है स्पर्म टू द एक्सटीरियर, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर यूरिन वगैरह की भी बात कर ले तो वो भी यहाँ से निकलती है और अगर स्पर्म की बात कर रहे हैं तो वो भी यहाँ से निकल जाती है इसी क्लोएकल अपर्चर से, ठीक है। किडनी और टेस्टी जो होता है यहाँ पे स्ट्रक्चरली एक दूसरे से, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली एक दूसरे से कनेक्टेड होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जैसा कि हम अभी देखेंगे। तो हमारी लास्ट टॉपिक है दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर भी सेम वही किडनीज वगैरह पार्ट, उसके बाहर अंदर जो है एड्रिनल ग्लैंड और यहाँ से जो होता है उसमें मतलब अलग से लगा रहता है दैट इज द ओवरी होगी। ये वाली पार्ट जो होती है, ये वाली पार्ट ये ओवरी होगी। उसके बाद यहाँ से जो भी एग्स वगैरह होगा वो कैच होगा इस मतलब इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में और ये होता है इसका ओविडक्ट, ठीक है। ये इसका ओविडक्ट है। ओविडक्ट से फिर ये जो भी ओवा वगैरह होगा, एग्स वगैरह होगा, उसको ये डाल देगा कहाँ पे, क्लोएका के अंदर, ठीक है। यहाँ से यूरिन आ ही रहा है, इसका यूरिन के लिए अलग स्पेस है यहाँ से, और ये जो मतलब ओवा या एग्स वगैरह आ रहा है ये जो भी है ये यहाँ से आ रहा है, मतलब अलग स्पेस से आ रहा है और ये अलग स्पेस से आ रहा है। उसके बाद रेक्टम का अलग जो है वो स्पेस है, मतलब अलग जगह से आ रहा है रेक्टम वाला पार्ट, ठीक है, उसमें जो भी फीकल मैटर वगैरह है। और ये क्लोएकल अपर्चर अलग से है, इसमें यूरिन ओवा ये सब चीज़ें अलग से आ रही है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग दिखा रखी है यहाँ पे। जो ओविडक्ट है, जैसे ये वाला जो है ये वाला पार्ट दैट इज ए ओविडक्ट। ओविडक्ट जो होगा ये वन पेयर होगा, दोनों साइड प्रेजेंट होगा और ये अराइज होगा फ्रॉम दी ओवरीज से। कहाँ से स्टार्ट होगा, ओवरी वाला पार्ट जो होता है ये वहाँ से स्टार्ट होता है और ये ओपन होता है इनटू दी क्लोएकल सेपरेटली, मतलब क्लोएका में सेपरेटली अलग से खुलता है ये ओविडक्ट। तो ये खुल जाता है क्लोएका के अंदर। अगर हम ओवरी की बात कर ले तो ओवरी जो होता है ये भी वन पेयर होता है और ये किडनीज के जस्ट नज़दीक में प्रेजेंट होता है और इसका कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है किडनीज के साथ। और जो एक फीमेल होती है फ्रॉग, वो 2500 से 3000 एग एक बार में क्या करती है, रिलीज करती है। फ्रॉग जो होता है इसके केस में हमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, जो कि वाटर के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड दी वाटर, मतलब पानी के अंदर जो होता है वो हमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और इनडायरेक्ट टाइप की यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलती है थ्रू लार्वल स्टेजेस से। लार्वा जो होता है टेडपोल लार्वा, इसके अंदर हमें मेटामॉर्फोसिस होगा। मेटामॉर्फोसिस जो होता है उससे एडल्ट फ्रॉग देखने को मिल जाता है। जो फ्रॉग्स होता है ये बेनिफिशियल होता है मैन काइंड के लिए, क्योंकि ये खा जाता है बहुत सारे इंसेक्ट को और प्रोटेक्ट कर लेता है हमारी क्रॉप को, इसलिए ये बेनिफिशियल होता है। इसके बाद फ्रॉग जो होता है ये मेंटेन करता है इकोलॉजिकल बैलेंस, बिकॉज दे सर्व द इम्पोर्टेंट लिंक ऑफ द फूड चेन एंड द फूड वेव। फूड वेव और फूड चेन जो है इसके लिए इम्पोर्टेंट लिंक का काम ये करता है। फूड चेन जो होता है उसको
ये बैलेंस करता है। इसके बाद कुछ कंट्रीज़ जो होता है इसमें इसकी मस्कुलर लेग जो होती है वो फूड की तरह जो होता है, बहुत सारे जो बाहर के कंट्रीज़ के जो लोग हैं उसमें ये फूड की तरह इसको क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो ये थी हमारी ओवरऑल फ्रॉग के ऊपर पूरी की पूरी बातें, जिसमें मैंने आपको मॉर्फोलॉजी से इसके एनाटॉमी तक पूरी चीज़ें आपको बता दी है। ठीक है, और इससे बाहर जो है कुछ नहीं आएगा नीट में, क्योंकि ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी जो है उसको ही मैं यहाँ पे डाल दी हूँ। तो पूरा एनसीईआरटी का सारा पॉइंट जो है वो कवर हुआ है, और इसको ही आप अगर 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और आपको जो भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए आप उसके लिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।